Hello everyone, this is Professor Pawan Shonkar and I welcome you in the 21st lecture of Machine Design and Drawing 2. And today we will discuss the next numerical. So let's go through it. Numerical number 2. The intercepted areas between the output torque curve and the mean resistance lines of turning moment diagram for multi-cylinder engine taken in order from one end are as follows. Minus 35 plus 410 minus 285 plus 325 minus 335 plus 260 minus 365 plus 285 minus 260 mm square. The diagram has been drawn to a scale of 1 mm equal to 17 Newton meter and 1 mm equal to 4.5 degree. The engine speed is 900 rpm and the fluctuation of speed is not to exceed 2% of the mean speed. Find the mass and the cross section of the flywheel rim having 650 mm mean diameter. The density of material of the flywheel may be taken as 7200 kg per meter cube. The rim is a rectangular with the width of 2 times the thickness. Neglect effect of arms etc. So let us collect the data first. जो दिया है सबसे पहले हम वो कलेक्ट करते हैं. So given जो एरियाज दिए -35 से लेकर 260 तक, ये जो लाइन है तो यहाँ से यहाँ तक, ये सब हम टॉर्क वर्सेस क्रैंक एंगल डायग्राम में प्लॉट करेंगे. बाकी जो डाटा दिया है और स्केल तो बाद में देखेंगे. यहाँ से देखो, द इंजन स्पीड इज 900 rpm, दैट मीन्स n इक्वल टू 900 rpm. Fluctuation in speed is not to exceed 2% of the mean speed. Fluctuation speed is omega 1 minus omega 2. ये हो गया fluctuation कितना है, that is a 2% of mean speed, that is omega. Okay, so हम ऐसा भी लिख सकते हैं omega 1 minus omega 2 by omega equal to 2%. 2% कितना हुआ, 2 by 100, so 0.02. Is it okay? 0.02. Yes. Next क्या दिया है, find the mass and cross section of the flywheel rim having 650 mm mean diameter. तो flywheel rim का diameter कितना है, 650 mm और रेडियस कितना हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला में रेडियस है, वो रेडियस हम यूज करने वाले हैं. दैट विल बी 325 mm. मीटर में कितना हो गया, 0.325 मीटर. चलो नेक्स्ट क्या है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द फ्लाईव्हील में बी टेकन एज 7200 kg पर मीटर क्यूब. तो डेंसिटी रो से शो करेंगे हम, 7200 kg पर मीटर क्यूब. rim is rectangular with the width 2 times. Width is 2 times the thickness. ठीक है, तो जो रिम का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो रेक्टेंगुलर है शेप में, ज्योमेट्रिकल शेप उसका रेक्टेंगल है और उसके डायमेंशन का रिलेशन है विड्थ इज 2 टाइम्स दी थिकनेस. ओके, तो इसके बाद में दिया है स्केल. स्केल दिया है 1 mm इक्वल टू 70 न्यूटन मीटर. तो 70 न्यूटन मीटर मतलब ये टर्निंग मोमेंट, जो वाई एक्सिस पे टर्निंग मोमेंट ग्राफ रहेगा उसकी स्केल होगी. और अगेन 1 mm इक्वल टू 1 mm इक्वल टू 4.5 डिग्री, ये स्केल होगी क्रैंक की. ओके, तो हम टर्निंग मोमेंट वर्सेस क्रैंक एंगल ये ग्राफ पहले ड्रॉ कर लेते हैं. इससे पहले हम 1 mm स्क्वायर ये एरिया निकाल लेते. नाउ लेट m क्या रहेगा, इट विल बी मास ऑफ फ्लाईव्हील rim and according to scale
1 mm स्क्वायर, 1 mm स्क्वायर एरिया जो रहेगा वो क्या रहेगा, दैट विल बी 70 इंटू 4.5 डिग्री, बराबर है। 1 mm तो 70 न्यूटन मीटर एंड अनदर 1 mm ऑन एक्स एक्सिस इज 4.5 डिग्री, बट हमें ये डिग्री में नहीं चाहिए, ये हमें चाहिए रेडियन में। सो 4.5 इंटू पाई बाय 180, ये रहेगा आपका 1 mm स्क्वायर एरिया। उसका कैलकुलेशन आना चाहिए 5.5 न्यूटन मीटर, 5.5 न्यूटन मीटर। ओके, सो 1 mm स्क्वायर एरिया विल बी 5.5 न्यूटन मीटर। ये हमने किस लिए निकाला, हम जब टर्निंग मोमेंट वर्सेस क्राइम एंगल ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें ये एरियाज दिए है, ये जो गिवन डाटा में ऊपर दिया है -35 + 410, ये सब कुछ हमें दिया है क्या, एरियाज अबव एंड बिलो द मीन टॉर्क लाइन। अगेन वन मोर थिंग, जैसे आरपीएम दिया है तो हम जो एंगुलर स्पीड है वो निकाल सकते हैं यहाँ पे, ओमेगा विल बी 2 पाई n बाय 60, क्योंकि हमें फॉर्मूला में फिर से ओमेगा लगेगा। सो 2 पाई n दिया है 900 बाय 60, सो ये कितना हो जाएगा, ये आना चाहिए 94.26 रेडियन पर सेकेंड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे हमारा क्रैंक एंगल ग्राफ। यहाँ पे थोड़ा सा उसको ऊपर एक्सटेंड कर देता हूँ मैं, और ये सपोज मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन है हमारी। ओके, और सबसे पहले तो हमें देखना है जो गिवन डाटा है उसमें जो पहली वैल्यू है वो माइनस है या प्लस है। क्यों, क्योंकि जैसे -35 है तो हमारा जो स्टार्टिंग रहेगा कर्व का वो नेगेटिव लूप के साथ में रहेगा। सो यहाँ पे देखो कितने एरिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और पहला नेगेटिव। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। ये है 35, इसके बाद में है 410, यहाँ पे वैल्यू है 285। नोट करो सभी माइनस वैल्यू मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन के नीचे आनी चाहिए और सभी प्लस ऊपर आनी चाहिए। यहाँ पे 325, यहाँ पे है 335, यहाँ पे है 260, यहाँ पे है 365, ऊपर है 285 और लास्ट है 260 -260। तो ये सब एरियाज है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, टर्निंग मोमेंट, और यहाँ पे लिया है क्रैंक एंगल। ओके, 0, एंड दिस इज अवर मीन टॉर्क लाइन। नाउ अब सभी जो पॉइंट है मैं इंक चेंज कर रहा हूँ सो दैट आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा वहाँ पे। नाउ सपोज दिस इज अवर स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज पॉइंट A, देन B, C, D, E, F, then G, H, I and J. Okay, last point is J. Now let or suppose energy at A, तो कोई एक वैल्यू कंसिडर करनी है, जैसे हम अभी तक कंसिडर करते आ रहे थे कि सपोज एनर्जी है वो E। ओके,
तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ए के बाद में बी पे। तो बी पे एनर्जी कितनी है, बी पे एनर्जी है जितनी ए पे है और माइनस ये लो क्योंकि ये रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन के नीचे है। ओके, सो ये रहेगा ए पे एनर्जी ई है और माइनस उसमें से 35 हो जाएगा। वैसे बस एक एक टर्म आपको आगे बढ़ना है। सो ये हो जाएगा ई माइनस 35। सी पे कितना है, सी पे है पहले का बी तक का ई माइनस 35 प्लस 410 प्लस 410, ये हो जाएगा ई प्लस 375। नेक्स्ट पॉइंट है डी, डी पे है ई प्लस 375 पहले का, हम डी पे आ रहे हैं और उसमें से 285 माइनस हो जाएगा, माइनस 285। तो ये होना चाहिए ई प्लस कितना 90। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ई पॉइंट। ई पॉइंट पे पहले का ई प्लस 90, हम ई पे आ रहे हैं प्लस 325 इसमें ऐड हो जाएगा। सो उस पॉइंट तक जो आपको दिख रहा है, अगर वो रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन के ऊपर है तो आपको ऐड करना है, अगर नीचे है तो वो टर्म माइनस करनी है। तो ये हो जाएगा ई प्लस 415। नेक्स्ट पॉइंट है एफ, विल बी ई प्लस 415 और हम एफ पे निकाल रहे हैं तो 335 उसमें से माइनस हो जाएगा, माइनस 335 विल बी ई प्लस 80। यस, ई प्लस 80। नेक्स्ट पॉइंट एफ के बाद में जी, तो ई प्लस 80 पहले का हम निकाल रहे हैं जी पे, तो उसमें 260 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 260। तो ये कितना हो जाएगा ई प्लस 340। नेक्स्ट जी के बाद में एच, सो पहले का ई प्लस 340 और अब एच तक आते आते 365 उसमें से माइनस हो जाएगा ये टर्म, सो माइनस 365। तो ये हो जाएगा ई माइनस 25। नेक्स्ट एच के बाद में पॉइंट है आई, आई इक्वल टू पहले का ई माइनस 25 और आई पॉइंट तक आते आते आपका ऊपर वाला जो 285 है उसमें ऐड हो जाएगा, सो प्लस 285। तो ये हो जाएगा ई प्लस 260 एंड एट लास्ट दैट इज अ जे पॉइंट, जे इक्वल टू पहले का ई प्लस 260 और ये एनर्जी इसमें से माइनस हो जाएगी या फिर एरिया उसमें से माइनस हो जाएगा, सो इट विल बी ओनली ई। सो इट मीन्स एनर्जी एट फर्स्ट पॉइंट दैट इज एट ए पॉइंट इज सेम as the energy at last point that is a J point, so equal to energy at A। चलो ये हो गया। अब उसके बाद में हमें ये क्या करना है कि सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पे है। ठीक है, तो एज वी नो हर एक पॉइंट पे E कॉमन है, तो सबसे बड़ी टर्म कहाँ पे ऐड हो रही है ये चेक करना है। तो देखो -35 प्लस 375 प्लस 415 से मैक्सिमम टर्म कुछ भी नहीं है, सो ये हो गया आपकी मैक्सिमम एनर्जी। और मिनिमम क्या, सबसे बड़ी फिगर कहाँ पे माइनस हो रही है, सो -25 -35, सो शायद बी पॉइंट रहेगा आपका मिनिमम एनर्जी वाला। ओके, सो मैक्सिमम एनर्जी इज ई प्लस 415 एंड मिनिमम एनर्जी इज एट बी पॉइंट, हेंस मैक्सिमम एनर्जी इक्वल टू कहाँ पे है, ई पॉइंट पे कितनी है, ई प्लस 415 एंड मिनिमम एनर्जी है ई माइनस 35।
नाउ फ्लक्चुएशन इन एनर्जी वो कितना हो जाएगा, फ्लक्चुएशन एनर्जी दैट इज डेल ई, वो रहेगा मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी। तो देख लो यहाँ पे, सॉरी मैक्सिमम एनर्जी है हमारे पास में E प्लस 415 माइनस मिनिमम एनर्जी E माइनस 35, सो माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस 35, है ना, माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे क्या बचा 415 प्लस 35, तो ये हो जाएगा 450। जितने भी ये हमने वैल्यू सिलेक्ट की या फिर यूज़ की कैलकुलेशन में, ये क्या थे, एरिया, सो it is 450 mm square. Okay, let us proceed now. जो हमने निकाला 450 mm square वो एरिया था। ओके, तो यहाँ पे वो एनर्जी कितनी हो जाएगी, वो एनर्जी हो जाएगी दैट इज, क्या निकाला था हमने डेली, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन इन एनर्जी, वो निकाली थी 450 mm स्क्वायर। हम स्केल रिटर्न करेंगे, सो 450 1 mm स्क्वायर इक्वल टू क्या था हमारा 94, नहीं यस 5.5, तो ये हो जाएगा 2475 न्यूटन मीटर। तो ये आ गई आपकी मैक्सिमम फ्लक्चुएशन एनर्जी दैट इज डेल ई। ओके, बट वी नो दैट the formula for maximum fluctuation of energy in terms of mass and radius of ring, ठीक है, वो फॉर्मूला था हमारा डेल इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी एस, यही था फॉर्मूला, यस, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी एस। सो एनर्जी मिली हमें 2475, ओके, इक्वल टू मास कितना है निकालना है नहीं हमारे पास में, रेडियस कितना था, रेडियस 325 mm था, मतलब 0.325 का स्क्वायर। ओमेगा कितना था, ओमेगा था हमारा 94.26 का भी स्क्वायर इंटू सी एस कितना था, सी एस मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, सो 0.02। ओके, so from above equation we can easily calculate mass, so कैलसी पे डायरेक्टली बस सॉल्व ही करना है और वो आना चाहिए, मास शुड बी 132 kg, अराउंड 132 kg आना चाहिए। चलो मास हो गया। नाउ लेट अस डील अबाउट द क्रॉस सेक्शन डायमेंशन लाइक width and the thickness। ओके, we know that as per given data क्या था, b is 2t, मतलब 2 times the thickness, width is 2 times the thickness। now अब जब हम मास की बात कर रहे हैं, so what is mass, it is volume into density, that means v into rho। सो वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू जो लेंथ है, लेंथ मतलब क्या इसका सरकमफ्रेंस 2πr इंटू रो। अब एरिया क्या है, एरिया है b इंटू टी इंटू 2πr इंटू रो। तो देखो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, मास। मास है हमारे पास में, मास कितना है 132,
और ये इक्वेशन देखो, b कितना है हमारे पास में, विड्थ इज 2 टाइम्स द थिकनेस, सो 2t² लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, 2 इंटू टी और ये t, 2t² इंटू 2 पाई, r कितना है 0.325, रो कितना है, रो था 7200. Okay, that much data we have. So from this equation we can easily calculate the thickness. Thickness निकल जाएगा easily. So thickness will be 0.067 meter or 0.067 meter, or in mm it is 67. तो ये हो गया आपका थिकनेस. b क्या हो जाएगा, विड्थ 2 टाइम्स दी थिकनेस, सो 2 इंटू 67 आ जाएगा आपका 134 mm. 134 mm. ये कैसे निकला, सिंस b इक्वल टू 2t. ओके, 2 इंटू 67. तो ये हो जाएगा आपका फाइनल सॉल्यूशन. क्लियर है, बहुत ईजी था, जैसे पिछला न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था, बस एज इट इज हमने ये सॉल्व किया. ओके, नाउ द लास्ट part of this unit is just theoretical part remained, the stresses in a flywheel ring. So whenever we design the flywheel, so generally some stresses induced in the flywheel ring, and these are: number 1, tensile stress due to centrifugal force, tensile bending stress caused by restraint of the arms, and the last one, that is shrinkage stresses due to unequal rate of cooling of casting. The stress is taken care of by the factor of safety. ठीक है, तो ये तो ठीक है, लेकिन ये जो पहला जो स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके, तो फ्लाईव्हील इज सब्जेक्टेड टू पर्टिकुलर आरपीएम. तो जो कुछ भी उसका जो मास रहेगा, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, उसके वजह से, और कंप्लीट रन में है तो उसका जो सीजी है हर बार आउट ऑफ क्या बोल सकते हैं उसको, आउट ऑफ उसका सर्कल शिफ्ट होते जाएगा. इसलिए फिर उसमें जो स्ट्रेसेस आएंगे वो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से आएंगे. उसके बाद में जो टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस है कॉज्ड बाय रेस्ट्रेंट ऑफ आर्म्स. ठीक है, तो बाय फ्लाईव्हील आर्म्स वेट सम बेंडिंग स्ट्रेसेस में इंड्यूस्ड. तो इसके जो डायरेक्ट फॉर्मूले हमारे पास में कि ये स्ट्रेसेस की वैल्यू पर्टिकुलरली फ्लाईव्हील रिम में क्या क्या रहेगी. सो सिग्मा टी इज फॉर टेंसाइल स्ट्रेस और स्ट्रेस ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रो इंटू रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. ओके, सो सिंपली रो इंटू वी स्क्वायर, वेयर वी इज नॉट द वॉल्यूम, इट इज अ लिनियर वेलोसिटी. ओके, एंड यहाँ पे वी का फॉर्मूला दिया है पाई डी एन बाय 60. So it is nothing but the angular velocity. Okay, now the tensile bending stress caused by restraint of the arms, sigma b से शो होगा m by z. m is bending moment and z is what, polar moment of inertia. Okay, so b width, thickness, density, angular velocity, radius by 12. Okay, and might be number of the फ्लाईव्हील आर्म्स. ओके, स्मॉल एन जो रहेगा तो उसमें आर्म कितने हैं वो रहेगा, और जो टोटल स्ट्रेस रहेगा, टोटल स्ट्रेस विल बी दी सम ऑफ अबाउट टू टेंसाइल स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस. तो उसका कंबाइन फॉर्म ये वाला जो लास्ट पार्ट आपको दिख रहा है, तो डायरेक्ट इक्वेशन यूज होगा. इस पर न्यूमेरिकल वगैरह कुछ भी नहीं आएंगे, बस ये आपकी जानकारी के लिए होना चाहिए, बस इसलिए हम बता रहे हैं, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं. ओके, सो as far as first unit is concerned, it is over now. We will start a new unit in next lecture. Okay, so thank you for your cooperation. We'll stop here.